जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। हमारे स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा। मैं आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आपको क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा दिया है, उसको कंप्लीट करा दिया है। अब हम उसके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर होने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे चैप्टर का पूरा रिवीजन भी होता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक अपने साथ रख लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 निकालिए। मैं भी निकाल लेती हूँ और उसका हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अब अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई पदार्थ का विलयन होते हैं, हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो दो पदार्थ के विलयन लेते हैं। विलयन समझते हैं आप, विलयन क्या होता है। विलयन जो भी हमने पदार्थ या तत्व लिया है उसको हम जब पानी में भिगो के रखते हैं, पानी में डालकर रखते हैं, उसका घोल बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलयन। जब भी हम दो विलयनों के क्या करवाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, उसमें साथ में उनकी क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है कि सफ़ेद कलर का पदार्थ, जिसे हम लवण भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, सफ़ेद कलर का ठोस पदार्थ होता है, जो कि उसकी सतह पर जम जाता है। वो जल में घुलता नहीं है, जलन में घुलनशील नहीं होता है। जो वो सफ़ेद कलर का ठोस पदार्थ मिलता है ना हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अपक्षेप। ठीक है, जो भी जैसे हमने दो मिलाए, अब विलयन जो हमारे पास है, उन दोनों विलयनों को मिलाने पर क्या हुआ, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त करना था, जो हमें प्रोडक्ट मिलना था, वो तो हमको मिला, जो हमारा रिजल्ट था वो तो था। उसके साथ साथ क्या निकला, अपक्षेप निकला। अपक्षेप क्या होता है, वो व्हाइट कलर का सफ़ेद कलर के छोटे छोटे कण वाले ठोस पदार्थ जो निकलता है, वो होता है, जो कि क्या होता है, पानी में घुलता नहीं है, नीचे उसकी सतह में जाकर बैठ जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, अपक्षेप। अब देखिए, जब क्या हो रहा था कि ऊष्मा निकल रही थी किसी क्रिया में, प्रोडक्ट के साथ ऊष्मा निकल रही थी, तो हमने उसे ऊष्मा क्षेप बोल दिया था। इसी प्रकार से इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपक्षेप निकल रहा है। तो अपक्षेप निकल रहा है तो इसको क्या बोल दिया हमने, अपक्षेपण अभिक्रिया बोल दिया। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें अपक्षेप निकलता है, किसी दो विलयनों को मिलाने पर एक ठोस पदार्थ सफ़ेद कलर का निकलता है, इसका निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। अपक्षेप निकलने के कारण इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, अपक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। समझ आया। और हम बोर्ड पे अच्छे से इसको समझते हैं। क्या लिखा है, जब दो विलयनों की अभिक्रिया से एक ठोस पदार्थ लवण, ठीक है, दिख रहा है ठीक से, एक ठोस पदार्थ लवण जो कि जल में अविलय है, अविलय होने का मतलब वो जल में घुलता नहीं है, ठीक है, जो कि जल में अविलय है, का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक ठोस पदार्थ जो कि श्वेत कलर का होता है, सफेद होता है। ठीक है, एक ठोस, यहाँ पे लिख लेंगे श्वेत या सफेद पदार्थ लवण जो कि जल में अविलय होता है, का निर्माण होता है, उसे अपक्षेप क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया, AQ लिखा है यहाँ पे। जब भी AQ लिखा हो उसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ या वो तत्व वो क्या है, जल में मिले हुए हैं, उसमें जल का घोल बना हुआ है। तो AQ का मतलब क्या होता है, AQ का मतलब ही विलयन होता है। ठीक है, जलीय होता है, इसका जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, जलीय होती है। ठीक है, तो सॉरी, तो सिल्वर नाइट्रेट लिया और सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अभिकारक, हो गए रिएक्टेंट, हो गए। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या कराई, इन दोनों की हमने अभिक्रिया कराई। ठीक है, अभिक्रिया कराने के बाद क्या हुआ कि AgCl के साथ हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिल गया, हमें सोडियम नाइट्रेट मिल गया। यहाँ पे हम सोडियम नाइट्रेट लिखा नहीं मैंने, ये हमको मिल गया सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब ये दोनों मिलने के साथ साथ हमको क्या मिला, आपको और क्या दिखाई दे रहा है, मैंने क्या लिखा है इक्वेशन में,
सफेद अपक्षेप। जब सिल्वर क्लोराइड निकला ना तो उसके साथ साथ क्या निकला, सफेद अपक्षेप निकला। सफेद अपक्षेप किसे बोलेंगे, जो कि एक व्हाइट कलर का पदार्थ निकला जो कि जल में अवलय है, घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये निकला। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, क्योंकि इसमें अपक्षेप निकला था तो कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी, ये कौन सा समीकरण हो गया, अपक्षेपण समीकरण, अपक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, समझ आया। देखिए इसको एक बार ठीक से देखिए। सॉरी, चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 17, 16 का कल मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना है, लेक्चर नंबर आपको देखना है 6। ठीक है, और लेक्चर नंबर 6 में आपको क्या मिल जाएगा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। अब देखिए इसमें वो क्या बोला है, एक भूरे रंग का चमत्कारिक क्या है, तत्व है। अब भूरे रंग का तत्व हमने समझ लिया। देखिए हमने संचारण पर रखा है। संचारण में क्या होता है ना कि जब भी कोई जो धातु होती है वो बाहर से क्रिया करती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम समझ गए कि भैया अगर इसका कलर चेंज हो रहा है तो क्या हो गई, धातु होगी कोई सी। अब भूरे रंग की धातु कौन सी होती है, हमें सबसे पहले ध्यान आया तो हमें क्या आया, तांबा होती है। ठीक है, अब देखो हमने माना कि X जो है वो तांबा है। ठीक है, अब वो तांबा क्या करता है, इसने बोला है कि जो वो वायु की उपस्थिति में उसे गर्म करते हैं तो वो काली हो जाती है। अब जो कभी भी हम वायु की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं। जब तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो उस पर क्या बन जाएगा, जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, उस पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, बस ये दो ही चीजें हमको बतानी थी कि वो X क्या है, वो कॉपर है, और उस पर काय की परत चढ़ गई है क्योंकि हमने उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराई, वायु की उपस्थिति में उसको तापमान बढ़ाया ना, उसको गर्म किया है, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। बस यही आंसर है आपका। देख लेते हैं इसको बोर्ड पर। देखिए चमत्कारी तत्व X क्या है, कॉपर है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, गर्म करने पर उपचयित होके। तो उपचयित का मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं है क्या। देखिए मैंने आपको उपचयन पढ़ा रखा है, ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है आपने, ऐसी आशा करती हूं मैं कि आपने उपचयन पढ़ रखा है। उपचयन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है। अब इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे होगी कि भाई कॉपर पहले अकेला था, अब वायु की उपस्थिति में जब उसे गर्म किया गया तो उसने ऑक्सीजन से क्रिया करी, ऑक्सीजन से क्रिया करी तो उसका ऑक्सीजन बढ़ गया, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, उपचयित होकर काले रंग की परत चढ़ा ली। देखिए इसकी इक्वेशन देख लेते हैं जिससे अपन को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या बोला है, X जो पदार्थ है हमने क्या माना उसको, कॉपर। भैया ये कॉपर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इसका मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए ताप दे रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या बन गया, जब हमने कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब देखो उपचयन हुआ कि नहीं हुआ, इसमें यहाँ पे कॉपर अकेला था, वहां जब प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं तो हमको उसमें उसके साथ ऑक्सीजन मिला, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। इसलिए हमको यहाँ थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ गई या बन गई। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, हमको रटना नहीं है,
हमें पता होना चाहिए उपचयित। अब जब हम रटते हैं ना तो क्या होता है, हम याद करते हैं उपचयित होकर उपचयित होकर उपचयित हो। भाई हमें अगर उपचयित होने का मतलब मालूम होगा तो हमें उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार पढ़ेंगे ना, हमें समझ आएगा कि अच्छा मैम ने ये बताया था कि उपचयित होकर, उपचयित होने का क्या मतलब, ऑक्सीजन बढ़ता है। हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो होती है, ठीक है। तो उसको रटने की जरूरत नहीं, उसको समझो तो आपको अपने आप आएगा। आप समझ जाओगे ना तो आपके दिमाग में जब यहाँ फिट होगा ना तो आप अपनी भाषा में उसको लिख दोगे। ठीक है, समझ आया? चलो, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? अब याद करिए कि मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था, संचारण पढ़ाया था, कोरोजन पढ़ाया था, और कोरोजन का एक एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? रस्टिंग, जंग लगना। कोरोजन क्या होता है कि भैया जब भी कोई धातु को वायु की उपस्थिति में नमी के कारण नमी युक्त वातावरण में रख दिया जाता है तो क्या वो धातु क्या करती है, अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेती है। ठीक है, अब ये जो अपन ने अभी देखा कि कॉपर के साथ हुआ वो भी संचारण ही था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोहे के साथ क्या होता है, जिसको हमने रस्टिंग बोला था, जंग लग जाती है। अगर उसे बाहर अपन नमी युक्त वातावरण में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जो भारी तत्व है उनके साथ क्रिया करके अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है। तो आपने जब भी देखा होगा लोहे पे कैसी चढ़ती है परत, या लोहे पे जंग लगती है तो वो कैसे कलर का हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है। तो वो एक परत चढ़ा लेती है अपने ऊपर। अब भाई अब इसको हम पेंट क्यों करते हैं? बस इसका यही आंसर है कि हम जब इसको संचारण या जंग लगने से बचाने के लिए इस पे पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि जो लोहा होता है ना वो डायरेक्ट जो वातावरण की नमी है उससे क्रिया नहीं करवाता, क्योंकि हमने पहले से उस पर पेंट की एक परत चढ़ा दी है। ठीक है, जब पेंट की एक परत है तो वो लोहे की परत तो नीचे हो गई ना। ठीक है, अब देखिए जो भी आपने हलवाई की दुकान तो देखी होगी, मिठाइयों की दुकान देखी होगी। ठीक है, जिस भी मिठाई की दुकान पे मिठाइयाँ ऐसी रख दी जाती हैं खुली थाली में सजा के, वहां पे मक्खियां आके बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, है ना। लेकिन हमने अच्छी दुकानों पे ये देखा है कि उसके ऊपर से वो एक ढक्कन सा छन्नी वाला वो रख देते हैं जिससे वो दिखती भी है और उस पर मक्खी भी नहीं बैठती। कैसे कि वो जो ढक्कन लगा है जो उस पर उसको हम डालेंगे परत, एक परत बन गई एक और, जिसके कारण से बाहरी जो मक्खियां हैं, बाहरी तत्व हैं, उसको डायरेक्ट हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। इसी तरह से लोहे के साथ हम क्या करते हैं कि उस पर पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है लोहे की जो परत है वो तो नीचे हो जाती है, उसके ऊपर से पेंट की परत हो जाती है। तो डायरेक्ट वो क्या करती है, वातावरण की नमी से कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाती और उस पर जंग नहीं लगती है। तो बस उसका सीधा सा आंसर है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुएं क्या होती हैं, नमी युक्त वातावरण में बाहरी वातावरण से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेती हैं या जंग लगा लेती हैं। उससे बचाव करने के लिए संचारण होता है, उनमें संचारित हो जाती हैं। तो उस संचारण से बचाव करने के लिए या जंग लगने से बचाव करने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं लिख के भी आपको बताऊंगी, चिंता मत कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 को और समझ लेते हैं पहले, फिर हम इसको रिटर्न में लिख के देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। चलो, क्या है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। अब देखो, अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो आपको इसका आंसर तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बोलोगे कि ये आंसर है। ठीक है, अगर नहीं ली है तो मैं बता देती हूँ, आप एक बार क्लास जरूर देखना। सॉरी, जिससे क्या होगा कि आपके जो थोड़े बहुत भी डाउट रह रहे हैं ना, क्योंकि उसमें डिटेल वाइज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें मैंने और टाइम दिया है इन चीजों को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा और 10 तरीके से उसे समझाया है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब अपन ने क्या पढ़ रखा है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है कि जो खाने की सामग्रियां होती है, खाने की वस्तुएं होती हैं, अगर हम उन्हें ऐसे ही बाहरी वातावरण के हिसाब से बाहर रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख देते हैं
तो वो क्या होता है, अपचयित हो जाती हैं। अपचयित होने का क्या मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन कमी हो जाए या हाइड्रोजन का वृद्धि हो जाए। तो क्या होता है कि जब हम बाहर जैसे खाना बनाया, हमने रख दिया अभी गर्मियों के दिनों में, तो शाम तक वो खाना खराब हो जाता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। आप देखोगे जो भी खाना बुझ जाता है, बासा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका स्वाद कैसा खट्टा खट्टा हो जाता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खराब हो जाता है वो खाना। तो उस विकृत गंधिता से बचाने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था उस टाइम पर कि जब हम चिप्स के पैकेट रखते हैं, भाई चिप्स के पैकेट तो पॉलिथीन में कितने दिनों से पैक हैं, क्या उनमें अपचयन की क्रिया नहीं होती है? क्या वो खराब नहीं होते हैं? और नहीं होते हैं तो क्यों खराब नहीं होते हैं? क्योंकि हम पैकेट्स में पैक करके तो हम भी सफर में ले जाते हैं ना चीजें। पॉलिथीन में पैक करके आप भी सब्जी अपना खाना वाना ले जाते हो, लेकिन वो हो जाती है ना एक टाइम तक खराब, कुछ ही टाइम के लिए चल पाती हैं। लेकिन चिप्स वगैरह के पैकेट में तो रखे रहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हटा के उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? कम क्रियाशील होती है, वो बहुत देर में काम करती है, धीरे धीरे काम करती है, बहुत ठंडी गैस होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो अपचयित होने से बचाती है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं होने देती है, और उनको फ्रेश रखती है, उनको ताज़ा रखती है, अच्छी रखती है। ठीक है, इसलिए चिप्स के पैकेट हम जब भी चिप्स खाते हैं तो वो हमें ख़राब नहीं लगते, वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि उनको उनमें क्या, हम नाइट्रोजन गैस भरी पाते हैं। उसमें जो पैकेट बोलते हैं ना हम कि अरे उसमें तो गैस ही गैस भरी है, तो वो गैस भरना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं भरेंगे वो नाइट्रोजन गैस, तो वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो बस उसका यही आंसर है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित विकृत गंधिता से बचाने के लिए किया जाता है, विकृत गंधिता से बचाव के लिए किया जाता है, ताकि हमारी खाने की चीजें खराब ना हो। अब हम इसको एक बार रिटर्न में देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, जो हमने बोला था लोहे पे हम पेंट क्यों करते हैं, उसका आंसर क्या है, कैसे लिखेंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको संचारण या जंग लगने से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, और बहुत अच्छे से अभी समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं आगे कि लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में, आर्द्रता का मतलब वही है नमी युक्त वातावरण, ठीक है, आर्द्रता के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है। संचारित हो जाती है इसका मतलब वो उन वातावरण के तत्वों से क्रिया कर लेती है और अपने ऊपर चढ़ा लेती है, उसको क्या बोलते हैं, संचारित होना है, संचारण। ठीक है, संचारित हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होती। प्रत्यक्ष संपर्क में मतलब है कि डायरेक्ट उससे नहीं वो संपर्क कर पाती, पहले उस पर पेंट हुआ हो रहा था ना, तो पेंट की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण संचारण या जंग नहीं हो पाती, नहीं लगती। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था अभी। अब हम इसको देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों में को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को गंध क्या उपचयित हो जाती है। उपचयित होने के कारण, उपचयित क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, के कारण बदल जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए क्या करेंगे कि एक प्रतिऑक्सीकारक ऑक्सीकारक तत्व लेंगे, जो कि क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक तत्व है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो पाती तो उसमें उपचयन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो वो उनको खराब होने से बचा लेता है। अर्थात तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को की विकृत गंधिता नहीं हो पाती, विकृत गंधिता से बचाव कर लेती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझा दिया है। आई होप आपने अच्छे से कर लिया हो, आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। समझ आया है तो प्लीज़ बोलिए कि हाँ मैम मुझे अच्छे से समझ आया, आप इसी तरह समझाइएगा और अच्छे से आगे पढ़िएगा। हम थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं इसमें, वो और करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।